जय जोहर संगवारी हो। जी हाँ, मोर संगवारी तुहर द्वार। आप देख रहे हैं मोर संगवारी तुहर द्वार। जी हाँ, एजुकेशनल और मोटिवेशनल चैनल, जिसमें जो है एक सच्चे संघर्ष की कहानी छुपी होती है। जैसा आपको बता चुके हैं कि हमारा जो चैनल है समर्पित है उन शिक्षकों को जो अपनी कड़ी मेहनत से, उन बच्चों को जो अपनी सही दिशा, कड़ी मेहनत और खुद के मेहनत से स्कूल को या टीचर्स को और अपने फ्यूचर्स को, अपने माता पिता को एक नया आयाम देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, है ना, एजुकेशन को लेकर। आज हम जो है एजुकेशन मतलब शिक्षा पर विशेष फोकस करेंगे। जो शासकीय स्कूलों को जिस तरह से अपनी कड़ी मेहनत, सही दिशा और मार्गदर्शन से बच्चों का तो सर्वांगीण विकास हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं विद्यालय का विकास भी हो रहा है। विद्यालय जो है अग्रसर नित्य रूप से लगातार प्रगति की ओर जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुर्ग जिले की। दुर्ग जिले का एक ऐसा स्कूल जहाँ पे एक ऐसा टीचर मौजूद है जिसने अपनी कड़ी मेहनत, सही दिशा, लगन से, जी हाँ, स्कूल की स्वरूप को बदला है। ग्रामीण स्कूल के अंचल ग्रामीण प्रतिभाओं को नया आयाम दिया है। मैं बात कर रहा हूँ दुर्ग जिला के धमधा विकास खंड के पोटिया स्कूल की। जी हाँ, पोटिया स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एक ऐसा मेहनती शिक्षक उपस्थित है, मौजूद है, जिसने अपने पढ़ाई जीवन के संघर्षों को लड़कर एक नया मुकाम हासिल किया है और आज अपनी दिशा और लगन से काफ़ी बच्चों को और स्कूल को, टीचर्स को, पेरेंट्स को मोटिवेट कर रहा है। ऐसे शिक्षक को मेरा नमन है, मेरा अभिवादन है और उनका नाम है आदरणीय पवन कुमार सिंह जी। जी हाँ, मैं उनसे चर्चा करूंगा। आज शिक्षा को लेकर तमाम बातें करूंगा कि किस तरह से शिक्षा का स्वरूप को, है ना, ग्रामीण शिक्षा के विकास को, उनके प्रतिभाओं के जो है आयाम को बदला है। जी हाँ, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नाम दिया है, एक, है ना, एक नाम के साथ जो है प्रतिभा का सम्मान दिलाया है। और छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं शासकीय स्कूलों में हो रही जो पढ़ाई है उसके स्वरूप को बदला है। तो सबसे पहले मोर संगवारी तुहर द्वार में जो है आदरणीय पवन सर जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। रवि जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को मेरा सादर नमन। मैं जब शिक्षा के क्षेत्र में 2003 से ही अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और एक शिक्षक के रूप में 2008 में मेरी पदस्थापना हुई थी। तो 2003 से ही मैं कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा था, उनकी क्लासेस ले रहा था और स्वयं भी तैयारी कर रहा था। और 2008 में जब मैं इस विभाग में आया, शिक्षा विभाग में, तो मेरे दो ही उद्देश्य थे। नौकरियां तो मेरी कई लगी थी, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य था कि या तो मैं अधिकारी बनूंगा या तो शिक्षा के क्षेत्र में जाऊंगा। तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में आया और यहाँ पे मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि मैं जिस स्कूल में जाऊंगा उस स्कूल को एक विशिष्ट पहचान दूंगा और साथ ही साथ मैं जितना जानता हूँ उसका पूरा 100% बच्चों के साथ, क्योंकि मैं इन स्कॉलरशिप एग्ज़ाम या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ विद्यालयीन शिक्षा के दरमियान होती हैं उन सब के लिए मैंने खुद भी तैयारी की थी और इसलिए मैं इन सबसे परिचित था। तो मेरा उद्देश्य था कि क्योंकि अलग नहीं है ये, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूली शिक्षा के दरमियान, उन्हीं प्रश्नों पर आधारित कुछ नवाचारी और कुछ मेंटल एबिलिटी संबंधी सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। तो बच्चों में एक अलग फ़र्क पड़ता है अगर उनको तैयारी कराएं शुरू से ही। तो बच्चों में प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में एक गाइडलाइन डेवलप होता है, बच्चों में एक माहौल, क्रेज बनता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती क्या हैं, हम कैसे कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैंने अभी एक चीज़ देखा है कि सरकार जो भी प्रतिभावान बच्चे हैं तो उन प्रतिभावान बच्चों के लिए बेहतर कार्य कर रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और इस दरमियान मेरी सिर्फ मैंने देखा है कि 3 चीज़ों का अभाव रहता है। एक तो संसाधन का, दूसरा मार्गदर्शन का और तीसरा आर्थिक स्थिति का। और संसाधन और आर्थिक स्थिति सरकारी शासकीय तौर पर शासन अपनी तरफ से प्रयास कर ही रहा है। शिक्षकों के प्रयास से भी वो काफ़ी हद तक सार्थक हो जाता है बच्चों के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण है मार्गदर्शन, क्योंकि हमारे समक्ष जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो वंचित वर्ग के, ग्रामीण परिवेश के बच्चे रहते हैं, जिनके पालक उतने जागरूक नहीं होते, वो अपने बच्चों को सही दिशा नहीं दिखा पाते हैं। तो उस पे हम लोग मुख्य रूप से फोकस कर रहे हैं और इसका परिणाम ये रहा कि हम लोगों के साथ अलग अलग विकासखंड के अलग अलग जिलों के शिक्षक जुड़ते जा रहे हैं और हम लोग बच्चों के लिए एक बेहतर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए माहौल तैयार कर पा रहे हैं। और इसमें हम विगत 3 वर्ष से हमारा दुर्ग जिला पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर चल रहा है।
बताया जाता है कि प्रारंभिक दौर पे जो है आप काफ़ी मेहनती थे, है ना? बहुत ही होनहार छात्रों में आपकी गिनती होती थी, है ना? तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि आप अपना थोड़ा-सा सामान्य परिचय आपकी प्रारंभिक पढ़ाई को लेके, है ना? और आपने इस शिक्षा क्षेत्र को ही क्यों चुना? क्या वो जुनून थी आपके अंदर में? क्या वो जोश था कि शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल के लिए, बच्चों के लिए जो करना था? तो सबसे पहले एक प्रारंभिक परिचय देने के बाद फिर आपकी जो प्रतियोगी जो परीक्षाओं का जो आपका जो तैयारी करवाते हैं, वो एक अलग लेवल का है, एक अलग नाम चल रहा है, अब एक अलग पहचान बन रहा है ना? धमधा ब्लॉक जो है दुर्ग क्षेत्र में काफ़ी नाम है ना? आए दिन पेपर में आपका नाम, आपके कार्यों की अति सराहना होती है ना? शिक्षक, टीचर जो है उसको देखते हैं, है ना? पहल करते हैं। तो एक परिचय के माध्यम से आप अपना जीवन का शुरुआत करेंगे सर। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो शुरुआत हुई थी वो एक शासकीय विद्यालय से ही थी। यहीं दुर्ग में शासकीय प्राथमिक शाला कसारी डी, जो पूर्व में डाइट के रूप में भी कार्य कर रहा था, वहाँ पे मैंने पहली से 5वीं तक की पढ़ाई की। 6वीं से मैंने आपका जो वर्तमान में झाड़ू राम देवांगन JRD है, ये पहले गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ के रूप में जाना जाता था, वहाँ से मैंने 6वीं से लेकर 12वीं तक की अपनी पढ़ाई की। और कॉलेज भी मैंने साइंस कॉलेज दुर्ग से किया था। मैंने प्लेन ग्रेजुएशन इसलिए किया क्योंकि मेरा शुरू से ये था कि मैं PSC या कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू अधिकारी बनने का मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने उसके लिए प्रयास तो काफ़ी किया, लेकिन कुछ कमियां रह गई होंगी। और साथ ही साथ उसी दरमियान मैं अध्ययन के साथ साथ अध्यापन से भी जुड़ गया था। तो ज़्यादातर क्लासेस और अपने लिए समय नहीं निकाल पाता था, लेकिन ये था कि बन जाऊंगा। और लेकिन बोलते हैं ना कि व्यक्ति जो सोचता है हमेशा वो सार्थक नहीं हो पाता है। तो मेरी लाइन कुछ और ही लिखी थी। तो मेरा दूसरा एम था कि मैं जॉब तो मेरी कई जगह लगी, लेकिन मैं रेलवे में भी सेलेक्ट हुआ, मैं ग्रामीण बैंक में भी चयन हुआ था, पटवारी में भी मैं दुर्ग के टॉप 10 की सूची में था, 4th रैंक या कुछ 7th रैंक आया था, याद नहीं है अभी। तो लेकिन मैंने अंतिम रूप से चुना शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि पढ़ाना मेरा एक पैशन था। और मुझे ये था कि मैं जिस स्कूल में जाऊंगा उस स्कूल और उस गांव के बच्चों को बेहतर कार्य करूंगा। धीरे धीरे करके अधिकारियों का मुझे अपने साथ मिलता रहा, विकासखंड लेवल से, जिला लेवल से। और हम लोगों ने मतलब मिल करके एक प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में बेहतर कार्य करते हुए अपने जिले को एक विशिष्ट पहचान और अपने विकासखंड को एक विशिष्ट पहचान दिलाने का प्रयास किए और लगातार प्रयासरत हैं। जी, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो आप काम कर रहे हैं, कहीं न कहीं इसमें और आपके सहपाठी जो टीचर्स हैं, वो लोग भी मोटिवेट हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं और कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो आयाम बन रही है शासकीय स्कूलों को लेकर, है ना? चाहे वो स्वच्छता का हो या कोई सम्मान का हो, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, जिनमें आप लोगों की जो भागीदारी है, बहुत ही अतुलनीय है अगर देखा जाए तो, है ना? तो सबसे पहले एक और बात करेंगे सर कि आपका जो नाम है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए जो है काफ़ी नाम आता है, पेपरों में देखा जाता है ना? तो वो तो तैयारी जो कराते हैं, वो तैयारी का मापदंड क्या है? क्या कोई कार्यशाला लगाते हैं, है ना? क्वेश्चन पेपर कहाँ से तैयार करते हैं? टेस्ट कैसे होते हैं? बच्चे वहाँ से प्रिपेयर कैसे होते हैं, है ना? बच्चों को और पेरेंट्स को आप किस तरह से मोटिवेट करते हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे सर। इसके लिए एक्चुअली क्या है, हमारे विकासखंड और जिला लेवल पे हम लोग टीचर्स का, वो अधिकारी लोग के माध्यम से टीचर के लिए एक करियर कार्यशाला टाइप से आयोजित करते हैं, जिसमें हम उनको ये परीक्षाएं क्या हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी। और जैसे हमारे मिडिल के टीचर हैं तो हम उन टीचरों को ही बताते हैं कि आप हाई स्कूल लेवल पे भी जो एग्ज़ाम होंगे उन एग्ज़ाम से बच्चों को पहले से परिचित कराइए, ताकि बच्चों के दिमाग में एक माइंड सेट बने कि अगर मैं हाई स्कूल में भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ ऐसा ऐसा करना है करके। तो हम लोगों ने मतलब विगत कई वर्षों से हमारे अधिकारियों का सपोर्ट मिल रहा है, उनके माध्यम से ही कार्यशाला आयोजित करते हैं। और उस कार्यशाला में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध करा रहे हैं, अपन उनको गाइड कर रहे हैं पाठ्यक्रम से। और हमारे शिक्षा विभाग में कई ऐसे प्रतिभाशाली शिक्षक हैं जिनको जानकारी का अभाव था या जानकारी थी भी लेकिन कर नहीं रहे थे, अपने स्तर पे कर रहे थे। तो अब हम लोगों का एक ऐसा दौर बन गया है कि अब कंपटीशन का भावना आ गया कि मेरे विद्यालय से इतने बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए, मेरे विद्यालय से इतने बच्चे सेलेक्ट होना चाहिए। तो हमारा एक ही उद्देश्य, बच्चों का सिलेक्शन हो ना हो अलग मुद्दा है, लेकिन बच्चों को उसके लिए हमको तैयार करना है ताकि उनका माइंड सेट प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में तैयार हो। और दुर्ग जिले में एक टीचरों के बीच में एक ऐसा रोमांच और एक ऐसा जुनून टाइप का आ गया है जिसके कारण इतना अच्छा काम हो रहा है प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में। हाँ, ये है कि और थोड़ा सुधार की आवश्यकता हमेशा गुंजाइश बनी रहती है, तो हम लोग भी लगातार उस पर प्रयास कर रहे हैं। ये कोई एक मेरी अकेले की उपलब्धि नहीं है, ये एक टीम वर्क के रूप में हमारा काम है, जिसमें
ये कह सकते हैं कि मैं अगर आगे आके शिक्षकों के साथ लग करके कर रहा हूँ तो असली मेहनत उन टीचरों की है और टीचरों के साथ साथ उन बच्चों की है जो उन टीचरों के मार्गदर्शन में मेहनत दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और परिणाम के रूप में रिजल्ट आ रहा है उसका। जी, निश्चित रूप से आप लोग जो है एक बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं। आपका व्याख्यान जो है मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो टेमरी है ना, वहाँ पे सुना था और मैं खुद उस चीज़ को सुनकर देखकर मोटिवेट हुआ था कहीं न कहीं। और बताया गया कि आप जो है पोटिया स्कूल में जो है पूर्व माध्यमिक शाला जो पोटिया है वहाँ पे एक जो है उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हैं और उसके बाद भी आप जो है संकुल समन्वयक के रूप में अपना कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अब एक जोश उमंग लेकर जो है बच्चों को जो है तैयारी करवा रहे हैं, काबिले तारीफ है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। और इसमें एक जो नाम उछल के आ रहा था कि ये जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान है ना और प्रशिक्षण परिषद रायपुर द्वारा जो आयोजित होती है, बहुप्रतिष्ठित जो होती है, एक एग्जाम है जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय साधन सह प्रवीण छात्रवृत्ति परीक्षा बोलते हैं, जिसको NMMS बोलते हैं। और इसमें इस बार जो है आपके पूरे ब्लॉक से जो है लगभग मेरे ख्याल से 625 बच्चों का चयन हुआ है इस साल इस वर्ग में। इसकी तैयारी को लेकर क्या आपकी सोच है, क्या मनसा है और क्या पहले इसके बारे में जानना चाहेंगे सर? और ये एग्जाम है क्या चीज़, ताकि वो उन बच्चों तक पहुंचा सकें जो बच्चे पेरेंट्स जाने और आने वाले समय में और बेहतर तैयारी के साथ जो इसमें बैठ सके। क्योंकि कोई भी चीज़ का तैयारी करने से पहले उस चीज़ का ज्ञान होना, उसका है ना सार्थक पहल होना मतलब बहुत जरूरी होता है। तो इसको आप अपने शब्दों में बताएंगे सर। मैं NMMSC पे प्रकाश डालने से पहले आपको बता दूं कि शासन जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं और ख़ास तौर पे ऐसे बच्चे जो वंचित वर्ग के हैं, जिनको अपने माता पिता की उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और प्रतिभाशाली हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण आगे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए शासन, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके कुछ ऐसी योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्य रूप से मैं बोलूँ तो 2 पार्ट इसके अपन कर सकते हैं। एक पार्ट में सरकार आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्कॉलरशिप चला रही है, जिसमें से एक है NMMSC है। आपका 9वीं में जब वो बच्चा जाएगा तो PM यशस्वी करके एक स्कॉलरशिप योजना लास्ट 2 ईयर से चालू हुई है, जिसमें 9वीं 10वीं में अगर बच्चा क्वालिफाई करता है 9th क्लास में तो 9वीं 10वीं में 75,000 अप टू तक मिलना है उसको। 11th में फिर वो एग्ज़ाम दिलाएगा और 1,25,000 11th, 1,25,000 12th में, यानी लगभग आपका मान लीजिए 2.5 लाख रुपए उसको मिलना है। तो इस तरह से पूरे 4 साल में बात करें तो 4 लाख रुपए वहाँ पे हाई स्कूल लेवल पे मिलना है। NMMSC एग्ज़ाम जो 8वीं में अगर बच्चा क्वालिफाई करता है तो 9, 10th, 11, 12 हर महीने 1,000 के हिसाब से साल का 12,000 यानी 1 साल का 48,000 रुपये बच्चे को मिलेगा। उसमें भी एक गवर्नमेंट की कंडीशन है कि बच्चे को हर साल आपका अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है। अब ऐसा नहीं कि आपने निकाल लिया और अगले साल आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, फोकस नहीं कर रहे हैं। तो चूँकि प्रतिभावान बच्चों को ही देना है तो हर साल आपको अपनी प्रतिभा का भी प्रदर्शन करना है। साथ ही साथ इसमें आपके जो एग्ज़ाम है 8th क्लास में अपन NMMSC बात किए, 9th और उसमें 11th में अपन PM यशस्वी की बात किए, 10वीं में NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जिसको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के रूप में जानते हैं, ये है, ये भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है। साथ ही साथ किशोर वैज्ञानिक पुरस्कार एक योजना है जो 11th में साइंस बैकग्राउंड के बच्चे 11th 12th में दिलाते हैं। उसमें 60,000 रुपये ईयरली, 72,000 रुपये, 84,000 रुपये, अलग अलग कंडीशन है उसमें। तो ये ऐसी एग्ज़ाम हैं जिनमें बच्चे क्वालिफाई करके अपनी जो भी एजुकेशन है उसका पैसा स्वयं निकाल सकते हैं और उन एग्ज़ामों को फाइट करके अच्छे नंबरों से उसमें क्वालिफाई करके। साथ ही साथ 5वीं से कुछ रेसिडेंशियल स्कूलों का भी प्रावधान है। 5वीं में बच्चा नवोदय एग्ज़ाम दिला करके जा सकता है। आपका सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है, जवाहर उत्कर्ष का एग्ज़ाम है, छत्तीसगढ़ में तो प्रयास और एकलव्य विद्यालय भी संचालित हैं। तो और साथ ही साथ भारत सरकार की लास्ट 2 ईयर से ही एक SC बच्चों के लिए श्रेष्ठा एग्ज़ाम योजना भी शुरू हुई है, जिसमें भारत के किसी भी बड़े रेसिडेंशियल स्कूल में बच्चा एडमिशन लेगा, पूरा खर्चा सरकार वहन करती है। तो सरकार अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब उन बच्चों की मदद करना चाह रही है। और इसमें कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन परीक्षाओं में पालक की आय की सीमा जोड़ दी गई है। जैसे आपका NMMSC का एग्ज़ाम है, इसमें पालक की ईयरली जो आय है वो 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। PM यशस्वी में भी यही चीज़ है। तो इसमें क्या है, मुख्य रूप से ऐसे पालक आ जाते हैं जो कि गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अपने बच्चों के जो हाई एजुकेशन है उसमें ज़्यादा पैसा व्यय नहीं कर सकते, तो उनके लिए, और बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है, पढ़ना चाहता है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियतें बढ़ गई हैं। बस बच्चे में एक लगन और जुनून होना चाहिए कि हाँ मैं कुछ करूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ।
तो शासन स्तर से अलग अलग रूपों में कई उनको सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, एग्ज़ाम की तैयारियों में जिस स्तर से आप तैयारी करवाते हैं शिक्षकों का मिलकर कार्यशाला लगा के, तो क्या तैयारी करवाने में कुछ शासन की तरफ से कोई मद मिलता होगा, कुछ राशि मिलती होगी कि आप अपने में से वहन करते हैं? नहीं, शासन की तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं की पर्टिकुलर तैयारी के लिए तो ऐसा कुछ नहीं आता है। तो इसमें जो भी शिक्षक जुड़ रहे हैं वो संस्था प्रमुख हैं, शिक्षक कई ऐसे हैं जो अपने ही पैसे से, उनको भी एक इंटरेस्ट आ रहा है कि मेरे थोड़े से प्रयास से इतने बच्चों का जीवन सुधर जा रहा है। तो अपना ही व्यय रहता है। जैसे अभी दुर्ग जिले में स्वैच्छिक रूप से मैं अपने ही व्यय से तीनों विकास खंड में जहाँ पे भी मुझे बुलाया जाता है वहाँ पे जा कर के अपन क्या करते हैं, पहले तो ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद संकुल समन्वयक और प्रधान पाठकों का एक ही स्कूल में कोशिश रहती है कि अगर मैं 10 से 5 क्लास ले रहा हूँ तो 4-5 स्कूलों के बच्चे अगर एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अगर मैं 10 के लिए काम कर रहा हूँ तो अगर वहाँ पे 50-60 बच्चे होंगे तो ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। तो अपने ही मतलब वैसे उन स्कूलों में जा कर के अपन बच्चों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बुक तो हर कोई पढ़ता है लेकिन पढ़ना कैसे है और क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो उसके संदर्भ में अपन बच्चों को गाइड करते हैं, क्योंकि प्रश्न बनाते हैं तो एग्ज़ाम में जब थ्योरेटिकल लिखते हैं तो कैसे बनाना है, जब ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे कोई एग्ज़ाम होगा तो कैसे बनाना है। जैसे आपने एनएमएमएससी के संदर्भ में बात की थी, तो मैं एनएमएमएससी के संदर्भ में बताऊं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय सह साधन प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षा में 2 पेपर होते हैं सर। एक पेपर जो है वो मेंटल एबिलिटी का है जिसमें रीजनिंग तर्क शक्ति के 90 प्रश्न आते हैं, और दूसरा पेपर जो है वो जनरल अवेयरनेस का है। उसमें आपका जो बच्चे 6वीं से 8वीं तक का सामाजिक विज्ञान सोशल पढ़ रहे हैं, 6वीं से 8वीं तक का जो विज्ञान पढ़ रहे हैं, 6वीं से 8वीं तक का जो गणित पढ़ रहे हैं, तो गणित के 20 प्रश्न रहते हैं, सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न रहते हैं और साइंस के 35 प्रश्न रहते हैं। इस तरह से इसमें भी 90 रहता है, और दोनों में अलग अलग क्वालिफाई रेंज भी है कि पासिंग मार्क्स न्यूनतम चाहिए, उसके बाद मेरिट में भी आना है। तो दुर्ग जिला पूरे राज्य में इसमें 2246 बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है मैक्सिमम, क्योंकि पूरे राज्य के लिए स्टेट कोटा जो है 2246 बच्चों का है, और उसमें जो रिजर्वेशन है वो तो लगेगा ही। तो इतने बच्चों का मैक्सिमम सिलेक्शन हो सकता है। तो पहले क्या होता था 3-4 साल पहले तक कि लगभग 1400-1500 सीटें खाली जाती थी, क्योंकि पहले तो बच्चों में एक क्रेज़ नहीं था, शिक्षकों को भी जानकारी का अभाव था और सपोर्ट भी नहीं मिल पा रहा था, संसाधन अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, मटेरियल क्या पढ़ना है। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, जो भी टीचर हमसे जुड़ रहे हैं, जैसे अभी मैं स्वयं छत्तीसगढ़ के 8 से 9 जिलों में प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहा हूँ। टीचरों का ग्रुप बना हुआ है, बच्चों का ग्रुप बना हुआ है, अपन उसमें पूरे 10 से 12 साल के पेपर अवेलेबल करा रहे हैं, बीच बीच में टॉपिक वाइज मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, मॉडल टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। तो वहाँ के जो स्थानीय शिक्षक हैं वो स्थानीय ग्रुप बच्चों के बनाए हुए हैं, उसमें उनको भेजते हैं, और स्कूल स्तर पे स्वयं के वजह ही कई शिक्षक आपका इसमें फोटोकॉपी करा करके या संस्था प्रमुख या स्कूल स्तर पे कुछ माध्यम से बच्चों का स्कूल में टेस्ट, ताकि उनको टाइमिंग, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में सबसे महत्वपूर्ण होता है टाइमिंग। इन बच्चों को 2 घंटे, पहले 2 घंटे का समय था, अभी 1.5 घंटे कर दिया। 1.5 घंटे में 90 प्रश्न बनाना है। अब गांव के बच्चे जो होते हैं उनकी स्पीड उतनी नहीं होती, और गांव के हों या शहर के हों, तो उन बच्चों में अगर शुरू से ही माइंड सेट किया जाए कि बेटा इतने टाइम में, मान लीजिए हम पहला पेपर लिए 1.5 घंटे में, वो मान लीजिए 40 ही बना पाया, तो अपनी गलतियों सीखेगा, मेरे 50 छूट गए करके नेक्स्ट टाइम बढ़ाएगा, धीरे धीरे ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी कि उसको टाइमिंग का एडजस्टमेंट हो जाएगा कि 1.5 घंटे में मुझे 90 प्रश्न कैसे करने हैं। और इस तरह से अब दुर्ग जिले ने अपना एक दबदबा इस परीक्षा में बना लिया है। तो इस बार से डिस्ट्रिक्ट कोटा पे अप्लाई कर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट कोटा के अंतर्गत दुर्ग जिले को 179 बच्चे सेलेक्ट हुए, और फिर भी पूरे राज्य के बाकी जिलों से जब सीटें नहीं भरी गई तो मेरिट उठाई गई, तो उसमें से फिर दुर्ग जिले ने अपना दबदबा दिखाया, और इस बार 650 बच्चों का आपका दुर्ग जिले से चयन हुआ है। नहीं, काबिले तारीफ है। एक और जो है ये राष्ट्रीय प्रवीण सूची वाले एग्ज़ाम वगैरह में आप लोग का एक अलग से डंका बजा है यहाँ पे। दूसरी ओर नवोदय विद्यालय की तैयारियों को लेकर जो है दुर्ग जो जिला है ना, कि धमधा ब्लॉक का, जी हाँ, उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा, खिलेश्वर जो है सर हैं, है ना, दिनेश वर्मा जी हैं, और आपका यशवंत पटेल जी हैं। जिस तरह से इन्होंने लोहा मनवाया है, जिस तरह से तैयारी किया है, तो कहीं ना कहीं पेपर में देखने को मिलता है इन लोगों का नाम आता है, और भरमार बच्चे नवोदय विद्यालय में जो वहाँ से निकल कर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं स्कूल, टीचर्स और पेरेंट्स की जो है सोच बदली है। इन शिक्षकों के लिए चंद लाइन आपसे सुनना चाहूँगा कि उनका मेहनत कैसा है, क्योंकि आप उनके संघर्ष के दिनों में साथ रहे हैं, करीब रहे हैं, उनके बारे में बताएंगे। नवोदय में मैं डायरेक्ट तो काम नहीं करता, लेकिन नवोदय का मटेरियल और जो भी गाइडलाइन वगैरह है उससे ज़रूर मैं
टीचरों के साथ और बच्चों के साथ काम करता हूँ। ये तीनों ही शिक्षक जिन्होंने आपने नाम लिए, जैसे खिलेश्वर साहू जी हैं, ये शासकीय प्राथमिक शाला डोड़की में हैं। आपके यशवंत पटेल जी जो हैं, ये पहले शासकीय प्राथमिक शाला चीचा में थे और पदोन्नति के बाद शासकीय प्राथमिक शाला डोड़की में आ गए हैं। और दिनेश वर्मा जी शासकीय प्राथमिक शाला सेमरिया, ये तीनों ही धमधा विकास खंड में हैं। और इन तीनों को संयुक्त रूप से धमधा विकास खंड में त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीनों ही बच्चे एकदम जुनूनी है, शिक्षक जो है एकदम जुनूनी हैं। और इन तीनों के विगत कई वर्षों से प्रयासों से धमधा विकासखंड नवोदय में शीर्ष चयन देने के मामले में रहता है, काफी आगे आया है। काफ़ी है। एक्चुअली 80 सीटों में 60 सीटें जो ग्रामीण अंचल के लिए आरक्षित रहती हैं, उसमें से लगभग 40, 42, 43 सीटें तक धमधा विकासखंड ले जाता है। और उसमें जो 25 से 28 बच्चों का सिलेक्शन है उन 42-43 में, वो अकेले ये तीनों मिल के देते हैं। जैसे इस बार का ही रिजल्ट देखा जाए तो तीनों ने मिल करके ही 26 बच्चों का सिलेक्शन दिया, 26-27 बच्चों का। 14 बच्चे तो अकेले डोड़की से हैं, उसके बाद आपके 11 बच्चे आपके सेमरिया से हैं। तो इस तरह से 25-26 बच्चों का अकेले सिलेक्शन इन्हीं तीनों का। तो बहुत ही मेहनती और एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, मतलब स्कूल से अलावा रुक करके 2-1.5 मतलब लगभग 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे स्कूल टाइम के बाद और स्कूल टाइम के पहले, मैंने कई बार इन लोगों से बात की तो उसके पहले और पालकों से जैसे जानकारी मिलती है, एक्स्ट्रा टाइम देते हैं। इसके कारण बहुत मेहनती और समर्पित शिक्षक हैं। नहीं, मानना पड़ेगा इसमें, क्योंकि टाइम अलग से आज के समय में जो है किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट टीचर हैं और घर का काम धाम के बाद भी अपनी एक पर्सनल लाइफ है, उसके बाद में भी समय निकाल कर बच्चों को मोटिवेट करना और एक नया आयाम देना स्कूल को पेरेंट्स को वाकई में काबिल तारीफ है। अब आप लोगों ने इतने सारे तमाम कार्य किए हैं। अब थोड़ा सा बात करूंगा सम्मान को लेकर। जो है पोटिया स्कूल जो है स्वच्छता को लेकर जो है काफ़ी आगे रहा है। इसके लिए जो है दिल्ली स्तर पर जो है आप लोग सम्मान भी प्राप्त किए हैं, है ना। और उसके साथ साथ जो है आपको जो है मुख्यमंत्री ज्ञानदीप गौरव अलंकरण से भी अलंकृत से वो सम्मान प्राप्त आपको दिया हुआ है ना। दिल्ली में आप गए होंगे तो मानव संसाधन मंत्री के द्वारा जो है आपको उनके कर कमलों से सम्मान आपको मिला होगा। तो इस सम्मान को लेकर आपके मन में क्या जुनून और क्या जिज्ञासा रही होगी और कैसा अनुभव रहा होगा, इसके बारे में बताएंगे सर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मेरा एक उद्देश्य था कि मैं अपने विद्यालय में हर वो संसाधन उपलब्ध कराना मेरी मंशा थी जो निजी विद्यालयों में होती है। क्योंकि निजी विद्यालयों के प्रति पालकों का आकर्षण इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर बाहरी चकाचौंध और संसाधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो मेरे विद्यालय में हम लोग 2010-11 से ही इसके लिए लगातार वार्षिक कार्य योजना बना करके मेरे शिक्षक जो हैं, मेरे प्रधान पाठक जो हैं, हम लोग ईयरली मतलब एक अपनी तरफ से बनाए थे और कि हम इतना इतना राशि स्कूल में लगाएंगे। और साथ ही साथ ये देखते हुए गांव के लोगों ने भी इसमें सपोर्ट किया। विभागीय स्तर पे भी जो हमको सपोर्ट मिला, तो हम लोगों ने अलग अलग स्तर पे 3 श्रेणी बनाई थी कि कौन सा हमको विभागीय तौर पे कराना है, कौन सा हमको स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराना है और कौन सा हमको समुदाय और शिक्षकों के सहयोग से कराना है। तो इस तरह से वार्षिक कार्य योजना पे हम लोग हर साल स्कूल में नए नए संसाधन विकसित कर रहे थे। शौचालय हो, प्रवेश द्वार हो, गार्डनिंग हो, जो भी चीज़ें हैं। और अभी ये है कि मेरे विद्यालय में कंप्यूटर से लेकर के आपका टच स्क्रीन पैनल से लेकर के स्मार्ट टीवी से लेकर के हर संसाधन है, प्रोजेक्टर रूम से लेकर के। तो उस चीज़ को लेकर के हम लोग काम कर रहे थे। तो उसी दरमियान जब नई भाजपा सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी, गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को लेकर के एक योजना शुरू की थी, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना। और 2016-17 में पहली बार लॉन्च हुई और उसी दरमियान पहली बार में ही हमारा प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय एक ही कैंपस में है। तो जो भी उसके बिंदु थे, उन बिंदुओं पे हमने 5-6 महीने में बहुत अच्छा काम किया और हर वो संसाधन अपने विद्यालय में प्राप्त करने का प्रयास किया जो उसके मानकों में था। और 3-4 चरणों के मतलब उसमें अलग अलग स्तर पे उसकी जांच हुई और अंततः हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे चयनित हुए। और 2016-17 में ही दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम में पूरे देश भर के 173 विद्यालयों का चयन हुआ। उसमें छत्तीसगढ़ से 2 विद्यालय थे और उसमें मेरे ही दोनों एक ही कैंपस के शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय थे। चूँकि मैं विद्यालय का स्वच्छता नोडल था और स्वच्छता नोडल के रूप में दिल्ली जा करके तत्कालीन जो मानव संसाधन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर सर जी, उनके माध्यम से, और मेरे विद्यालय की जो एक बच्ची जो स्वच्छता मंत्री थी, तो हम लोगों ने जा करके वहाँ पे पुरस्कार प्राप्त किया जिसमें 50,000 रुपये की राशि और स्कूल को मोमेंटो और प्लस प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ राज्य स्तर पे उत्कृष्ट विद्यालय पुरस्कार भी हमको 15 अगस्त के अवसर पर रायपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी के हाथों प्राप्त हो चुका है।
तो पुरस्कार अलग चीज़ था। हम लोग पुरस्कार के लिए काम तो नहीं कर रहे थे, लेकिन इस दरमियान वो काम के कारण हमको पुरस्कार भी मिला, तो एक और गौरव की अनुभूति हुई कि हमारे प्रयासों को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सम्मान दिया गया, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा बेहतर करने का। और इसी कड़ी में फिर जिला स्तर पे मुझे व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है कई समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा, और अलग अलग स्तर पे सम्मान मिलते रहता है। लेकिन महत्वाकांक्षा कभी ये नहीं थी कि मैं सम्मान के लिए कोई काम करूं। मेरा सिर्फ एक ही प्रयास था कि मैं अपने काम को पूरी ईमानदारी 100% कैपेसिटी के साथ करूं और उसमें प्रयास में कमी ना रहे, यही एक प्रयास था। और उसके परिणति स्वरूप कुछ कुछ अलग अलग मंचों से जो सम्मान मिल रहा है, तो एक मनुष्य होने के नाते जो खुशी होती है वो मुझे भी होती है। बस इतना ही है। जैसे आप देख रहे थे कि पवन सर जो अपना साझा अनुभव कर रहे थे, जी हाँ, निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा उस समाज को, है ना, कि एक बच्चों के सर्वांगीण विकास में या विद्यालय के विकास में जो है एक शिक्षक की जो भूमिका होती है वो अहम होती है ना। एक प्रत्यक्ष जो उदाहरण जो है पवन सर जी ने बताया कि किस तरह से मेहनत करके जो है विद्यालय स्तर को बच्चों को मोटिवेट करके एक नया हम दिशा दे सकते हैं, एक नया विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं, आप देख सकते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारे टीचर्स को जो है, और टीचर्स हैं, बच्चे हैं, है ना, पेरेंट्स हैं, उनको जो है इस वीडियो के माध्यम से सीख लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए, ताकि और है ना पहले से बेहतर और को बेहतरीन करके दिखाना है ना। तो आप हमारे चैनल में बने और अपना जो है अनुभव साझा किए। निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा विद्यालय परिवार के लिए, है ना, गौरव का पल होगा कि आप इतना अच्छा मेहनत करके इस मुकाम पर एक नया आयाम दिए हैं, है ना। आने वाले समय में टीचर्स को, है ना, इस विद्यालय को या वहाँ के जितने भी संस्था प्रमुख होगा उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। और अगर उस चीज़ को अगर विद्यालय स्तर पर अगर प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं सार्थक परिणाम प्राप्त हो सकता है। और आने वाले समय में उनका विद्यालय जो है एक नए सिरे से जो है राज्य में, जिला में, है ना, और जो है एक अलग तरह से पहचान बना के आ सकता है। यदि आप हमारे चैनल को अगर फेसबुक में देख रहे होंगे तो मोर संगवारी ऑफिशियल, और यदि आप मान लो इंस्टाग्राम में देख रहे होंगे तो मोर संगवारी आरसीसी ऑफिशियल में आप जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों के द्वारा किए गए और स्कूल के द्वारा किए गए जो उल्लेखनीय कार्य है उनके लिए एक प्यारा सा कमेंट्स करें। आप हमारे चैनल में आएँ, बने रहे, अपना अनुभव साझा किए। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में जो आपने काम करके दिखाया है सब मोटिवेट होंगे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और एक और बधाई देना चाहूँगा, बीते दिनों जो है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में आपकी जो बच्ची है 10th क्लास में काफ़ी बेहतर परसेंटेज अवेलेबल वहाँ पे लिया है। और मतलब एक कहना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते आपको भी कहूँ बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस हुआ होगा। इसके लिए और आपको दोबारा बधाई मैं देता हूँ, आप बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली सर जो बच्ची का परसेंटेज आया है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए है क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं, मतलब जो मुझे जानते हैं व्यक्तिगत रूप से कि मैं अपने ही बच्चे के लिए कोई योगदान आज तक नहीं किया हूँ। मेरा बेटा है उसके लिए भी मैं इन लोग को आज तक लेके नहीं बैठा हूँ। जो भी इनका क्रेडिट है इनकी मम्मी को थोड़ा जाता है, जो भी मतलब बच्चों के उसमें है उनकी मम्मी ही काम की हैं, और बाकी बच्चों ने अपनी व्यक्तिगत रूप से मेहनत की है। और जो बच्ची को भी 97% आया है, तो पढ़ती बहुत थी वो। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो कोई ट्यूशन वगैरह नहीं की, सेल्फ स्टडी से की है। और बाकी जो उसका स्कूल का था और बाकी खुद की मेहनत थी। लेकिन ये है कि एक पिता होने के नाते हर पिता को एक गौरवान्वित होने का अवसर मिलता है, मुझे भी मिला। तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जैसा लोग सोच रहे होंगे कि उसमें मेरा कोई क्रेडिट होगा, मैंने कुछ उसके लिए किया होगा, तो मेरा यही क्रेडिट है कि मैं सिर्फ उसका पिता हूँ और बाकी उसकी पढ़ाई में मेरा कोई हेल्प नहीं रहा। तो ये देखिए किस तरह से, जी हाँ, शिक्षक जो है ना, किस तरह से जो है समाज के लिए, समाज वर्ग के लिए जो है किस तरह से काम कर रहे हैं और अपना अनुभव बताए। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए। और इसी तरह आने वाले समय में आपको जो है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, है ना, स्टूडेंट्स है, पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, स्कूल है, ये आपका चैनल जो है उन्हीं लोगों को समर्पित है। और आप इसे जुड़े और आने वाले संघर्ष की कहानी को आप तक हम लेकर आ रहे हैं। तो बने रहिए। मोर संगवारी तुहर द्वार।